हाँ, एक और क्वेश्चन था कि पांचभौतिक चिकित्सा जो है वो उसका हम स्थौल्य में कैसे विचार कर सकते हैं। स्थौल्य जो व्याधि है, तो स्थौल्य व्याधि में जब चिकित्सा के रिगार्डिंग हमें जब विचार करना है, तो फिर से अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था उसी तरह से हमें सोचना है कि स्थौल्यता जो है वो क्या है। तो वो पृथ्वी और आप, ये जो गुरु महाभूत है, इन गुरु महाभूतों के कारण बड़ा हुआ जो अ, व्याधि है वो उनमें से एक व्याधि है। अब ये स्थौल्य जो है, स्थौल्य में होता क्या है कि पृथ्वी और आप महाभूत तो बढ़ गए। ये बढ़ते समय होता क्या है, तो शरीर में हमारे 7 धातुएं हैं। रस, रक्त, मांस, ये 3 धातुएं जो है वो मेद के ऊपर की तरफ है, और अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 3 धातुएं जो है वो मेद के नीचे की तरफ हैं। जब भी कभी ऊपर से यानी अनुलोम या फिर नीचे से यानी प्रतिलोम संप्राप्तियां होती है, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई भी संप्राप्ति जब होती है, तो संप्राप्ति में जो अग्निमांद्य होना शुरू हो जाता है, वो अग्निमांद्य आते 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 मेद में आकर रुक जाता है। रुक जाता है मतलब क्या है कि मेद में एक बार वो अग्निमांद्य का स्थान संशय हो गया, तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाता है। फिर चाहे वो प्रतिलोम संप्राप्ति हो या अनुलोम संप्राप्ति हो। क्योंकि मेद में जब अग्निमांद्य होने लगता है, बाकी के धातुओं में क्या होता है, जब अग्निमांद्य होता है तो उन धातुओं का क्षय होने शुरू हो जाता है। मेद में क्या होता है, मेद में अग्निमांद्य होने के बाद वो पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान होने के कारण अग्निमांद्य के साथ साथ वहां पर बहुत ज्यादा स्रोतोरोध होना शुरू हो जाता है। अब ये जो स्रोतोरोध होना शुरू हो जाता है, वो स्रोतोरोध या फिर अपाचित मेद की वृद्धि होने लगती है। तो अग्निमांद्य होने के बाद धातुओं का तो क्षय हो जाता है, लेकिन उस धातु में जो अपाचित क्लेद है, अपाचित पृथ्वी और आप के गुण हैं, वो वहां पर संचित होने शुरू हो जाते हैं। और वो एक बार संचित होने शुरू हो गए तो वो मार्गावरोध बहुत ज्यादा मात्रा में करना शुरू कर देते हैं। मेद का दूसरा गुण जो है, वो मेद का काम है पूरे शरीर में स्निग्धत्व को मेंटेन करना। अब ये जो स्निग्धत्व मेंटेन होना चाहिए, वो अग्निमांद्य के कारण स्निग्धत्व मेंटेन नहीं हो पाता है। मतलब क्या कि जो प्राकृत स्नेह है वो तैयार नहीं होता है। जो स्नेह तैयार होता है वो अप्राकृत स्वरूप का होता है। मतलब स्निग्धता में गुरुता होनी चाहिए, लेकिन गुरुता के साथ में उसमें सरत्व भी होना चाहिए। लेकिन ये गुरुता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो सरता है वो कम होने लगती है। और ये सरता कम होने के कारण मार्गावरोध होने लगता है। सरता मतलब आगे बढ़ते रहना। अब ये आगे बढ़ने का जो काम है वो रुक जाता है और एक ही जगह पर अवरोध होना शुरू हो जाता है। अब ये स्निग्धता जो अपाचित स्निग्धता है या विकृत स्निग्धता है, वो शरीर में जहां जहां पर फैलेगी वहां वहां पर अवरोध निर्माण करेगी। अब ये स्निग्धता जो है एक ही जगह पर जमा हुई है, तो उसके आगे वाले जो भाग है वहां पर रुक्षत्व आने लगेगा। जैसे मेद धातु में, मेद धातु के अंदर अपाचित मेद की वृद्धि होने लगेगी, तो आगे जाके अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो धातुएं हैं, इनमें जो स्निग्धता आगे जाने वाली थी वो स्निग्धता नहीं जा पाती है, और इसी के कारण उसमें रुक्षत्व, स्थिरत्व, काठिन्य, ये जो सारा आना चाहिए था वो नहीं आता है। इसीलिए अस्थियां कमजोर होने लगती है, मज्जा में स्निग्धत्व गुरुत्व कम होने लगता है, और शुक्र में भी स्निग्धत्व गुरुत्व कम होने लगता है। इसी के कारण जब ये संप्राप्ति स्थौल्य या मेद में संचित हो जाती है, उसके बाद में चिकित्सा करना जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो पृथ्वी जो है उसकी घनता का नाश करना जरूरी है। अब पृथ्वी की घनता का अगर नाश करना है, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि खेत में अगर मान लो कि जो मिट्टी का एक ये बना हुआ है,
खेत में जो मिट्टी है वो एक दूसरे के साथ एक संध होके जुड़ी हुई रहती है। अब ये जो मिट्टी का गोला है खेत में, वो गोला अगर हमने लिया और उसको अगर हम सेपरेट करने जाएंगे तो वो इजीली सेपरेट नहीं होता है। वो एक संध एक दूसरे के साथ चिपका हुआ जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए ट्रैक्टर को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो मिट्टी के जो संघात है उनका भेद करने के लिए। अब ये जो मिट्टी है उसको अगर हमें सेपरेट करना है, उसके संघात को अगर हमें डाइल्यूट करना है, वो संघात का विघटन करना है, तो उसके लिए हम वो मिट्टी को पानी में डाल सकते हैं। पानी में डालने के बाद थोड़ी बहुत जो ऊपर ऊपर की मिट्टी होगी वो गोले में से वो सेपरेट हो जाएगी, लेकिन उसकी जो एक संधता है उसका नाश नहीं कर पाएगी। ये करने के लिए हमें करना पड़ता है कि पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करके, वो गर्म पानी अगर हम उसके ऊपर डालना शुरू करेंगे तो गर्म पानी से उसके संघात जो है उनका विघटन होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये विघटन होना शुरू हो जाता है वैसे ही वो पृथ्वी महाभूत के संघात सेपरेट होने लगते हैं, और ये संघात जब सेपरेट होने लगते हैं तो उनका विलयन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से उष्ण अंबु का पान करना, उष्ण जल का पान करना, ये स्थौल्य की चिकित्सा में आया है। तो स्थौल्य की चिकित्सा में हम अगर उष्णांबु का पान करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो पृथ्वी महाभूत के संघात है उनका भेदन करने का काम करना शुरू कर देता है। अब ये उष्ण जल जो है वो हमें अनुपान के स्वरूप में यूज करना है। तो जो भी मेडिसिन हम स्थौल्य में यूज करेंगे उन सभी का अनुपान जो है वो अगर हम कोष्ण जल रखना शुरू करेंगे तो कोष्ण जल से वो संघात का विघटन भी होने लगेगा, और अग्निमांद्य जो है उसमें भी लाघवता स्रोतोशोधन होने के कारण अग्नि की वृद्धि होने लगेगी। अब इसके साथ में हमें क्या करना है, तो गुग्गुल जो कल्प रहते हैं, तो वो गुग्गुल कल्प जो है वो सारे कल्प जो है वो लेखन करने का काम करते हैं। अब लेखन करना मतलब ही क्या करना है, वहां पर उष्णत्व तीक्ष्णत्व का यूज करके वहां पर जो संघात है उनका भेद करना है। फिर गुग्गुल जो है वो स्त्राव का शोषण भी करता है, तो वहां पर आप महाभूत की जो प्राधान्यता है उसको भी ठीक करने का काम जो है वो ये गुग्गुल कल्प करते हैं। उसमें भी त्रिफला गुग्गुल जो है वो त्रिफला गुग्गुल का काम जो है वो स्थौल्य के ऊपर बहुत अच्छा है। अगर हम कंटिन्यूअसली कुछ समय तक रेगुलरली त्रिफला गुग्गुल का यूज अगर करते हैं तो उसके कारण स्थौल्य जो है उसमें स्थौल्य का विनाश करने में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब ये सब करने से पहले हमें हर रुग्ण में, जैसे हमारी पांचभौतिक चिकित्सा की पद्धति है, तो उसकी हिस्ट्री लेनी जरूरी है, उसका भरण पोषण उत्सर्जन का कर्म कैसे चल रहा है वो देखना जरूरी है, फिर उसका जन्म कौन से मास में हुआ है वो देखना जरूरी है, उसकी प्रकृति क्षार अम्ल और सम में से कौन सी है वो देखना जरूरी है, उसके शरीर के धातु कौन से महीने में बने थे वो देखना जरूरी है। तो ये सारी चीजों को देखने के साथ में उसको जन्म के बाद अभी तक कभी भी चिकन पॉक्स हुआ है क्या, जॉन्डिस हुआ है क्या, या फिर उसको कभी टाइफॉइड मलेरिया वगैरह जैसे व्याधियां हुई है क्या, ये सारी हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी मल प्रवृत्ति मूत्र प्रवृत्ति कैसी है, उसका ट्रैवलिंग कैसा है, ये सारी हिस्ट्री जैसे हम व्याधियों में अन्य व्याधियों में लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी वो लेनी है, और उसमें जहाँ जहाँ पर बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमको ठीक करते जाना है। स्थौल्य में और क्या होता है, तो मेद धातु दुष्ट हुआ है तो मेद धातु में स्निग्धता दुष्ट होती है, तो वहां पर क्लेद का अधिक्य होता है। जब क्लेद का अधिक्य होगा तो क्लेद को बाहर निकालने का काम जो है वो दो चीजें करती है, एक तो मूत्र मार्ग करता है और दूसरा स्वेद करता है। तो ये मूत्र मार्ग जो है या मूत्र जो है उसकी उत्पत्ति प्राकृत होनी चाहिए। तो रक्त में जो बढ़ा हुआ क्लेद है उसको ठीक करने के लिए वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा गोक्षुरादि गुग्गुल। तो गोक्षुरादि गुग्गुल क्या करेगा, तो मूत्र पिंड के ऊपर उसका काम होगा
साथ ही में रक्त में जो अधिक क्लेद बढ़ रहा है, उस क्लेद का पाचन करके उसको बाहर निकालने का काम जो है वो गुक्षुरादि गुगुल करेगा। अगर उसके यकृत में कोई प्रॉब्लम है या फिर यकृत में जो नाद परीक्षा करने के बाद या स्पर्शन परीक्षा करने के बाद अगर आपको कोई दुष्टि दिखती है, तो उस दुष्टि को ठीक करने के लिए आपको वहाँ पर फलत्रिकादि गुगुल का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर सोचकर हम ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे, जहाँ-जहाँ पर जो बिगड़ा है उसके साथ में चिकित्सा करने शुरू करेंगे, तो स्थौल्य विकार जो है उसको भी हम बहुत अच्छे से रिज़ल्ट्स दे सकते हैं।